बात करेंगे पहला मॉड्यूल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में पहला मॉड्यूल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेफ्टी एंड हेल्थ। इसके पहले हम सारे मॉड्यूल के बारे में थोड़ा थोड़ा बात किए थे, परिचय दिया गया था। अब बात करेंगे पहले मॉड्यूल को पूरा विस्तार से। जो पहला मॉड्यूल है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेफ्टी एंड हेल्थ, आप देख रहे हैं इसमें 4 वर्ड हैं, 4 शब्द क्रमिक रूप से दिख रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेफ्टी एंड हेल्थ। इलेक्ट्रीशियन को समझने से पहले हम ट्रेड की बात करें। ट्रेड जो आपका है, इसमें बहुत से ट्रेड हो सकते हैं, बहुत से ट्रेड हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट। तो उसमें से आपका एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, अर्थात जो आपका व्यवसाय है, जो आपका व्यवसाय है उस व्यवसाय में आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। तो ट्रेड कौन सा है? इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रीशियन, इसको इलेक्ट्रिकल भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही ब्रांच है ये। तो यदि हम इसमें देख रहे हैं, इतना को अलग कर दें तो क्या मिला हमको? इलेक्ट्रिक। इसे हम विद्युत भी कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक है, इसमें एक और शब्द मिल रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हर परमाणु में होता है, हर तत्व में होता है। तत्वों की भी बात किया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो आप परमाणु संरचना में पढ़ेंगे। जब परमाणु संरचना की बात की जाएगी तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को विस्तार से समझा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको इतना मालूम रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। आप जान रहे हैं कि कोई भी परमाणु, उसमें एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ कुछ कक्षाएँ होती हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष में, माने इन कोषों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होता है। इस कारण इस पूरे नाभिक न्यूक्लियस को धनावेशित कहा जाता है। तब जब इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज के साथ, नेगेटिव आवेश के साथ घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों को हम इतना ही यहाँ समझेंगे, फिर आगे के चैप्टरों में विस्तार से इसको चर्चा की जाए। अब बात करते हैं कि विद्युत की बात करें, अर्थात विद्युत को प्रवाहित करने, विद्युत के बारे में कार्य करने वाला व्यक्ति, विद्युत से चलने वाली मशीनों को ऑपरेट करने वाला इलेक्ट्रीशियन होगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन है वो किसे कहेंगे? इलेक्ट्रीशियन किसे कहेंगे? आप लोग बताएंगे इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन होता है जैसे किसी भी काम की जानकारी करना या किसी कंपोनेंट को बनाना, मतलब मशीनरी पार्ट को बनाना, ठीक करना, मरम्मत करना। हाँ, सही है। अर्थात हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत से चलने वाले उपकरणों को उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, विद्युत से चलने वाले उपकरणों का उत्पादन, निर्माण करना, रख रखाव करना एवं मरम्मत करना। उत्पादन, रख रखाव और मरम्मत। अर्थात इलेक्ट्रीशियन वो होगा जो किसी फैक्ट्री में विद्युत से चलने वाले उपकरणों का निर्माण करे, रख रखाव माने देखभाल करना, फिर मरम्मत करना, मरम्मत रिपेयरिंग का काम करने वाला व्यक्ति। तो हम एक
लाइन में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रीशियन वह व्यक्ति है, वह कारीगर है, वह टेक्नीशियन है जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों का निर्माण, रखरखाव एवं मेंटेनेंस, मरम्मत का कार्य करता है। आगे चलते हैं। यदि हमें इलेक्ट्रीशियन की बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक की बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी प्रवाहित करेंगे तो धारा का प्रवाह होता है। हम जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यदि इधर है तो करंट की डायरेक्शन उसके विपरीत होती है। करंट की डायरेक्शन उसके विपरीत होती है। अच्छा, तो हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रीशियन क्या है, ट्रेड क्या है। अब बात करते हैं सेफ्टी एवं हेल्थ। सेफ्टी की यदि बात किया जाए तो विद्युत से चलने वाले चाहे जो भी उपकरण हो अथवा विद्युत स्वयं में खतरनाक भी हो सकता है, विद्युत से शॉक भी लग सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ऐसे कारखानों में काम करने के टाइम हमें अपनी सेफ्टी, वर्कशॉप की सेफ्टी एवं मशीनों की सेफ्टी का ध्यान रखना अति अनिवार्य है। बाय द वे, इसके बाद भी सेफ्टी, आप सारी प्रकार की सेफ्टी रखते हैं तो भी कभी कभी अनवांटेड दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अनवांटेड दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेफ्टी का प्रिकॉशंस अपनाते रहेंगे। फिर भी यदि हो जाता है तो हेल्थ के कुछ प्रोटेक्शन आपके वर्कशॉप में ही रहते हैं, जैसे फर्स्ट एड, टूल बॉक्स, या किसी को विद्युत का झटका लग गया तो सामने से, तो उसके लिए सांस उसका रुक गया है, तो सिल्वेस्टर विधियाँ, इन सारी विधियों के बारे में आगे चर्चा होती रहेगी। चलिए, अब अगला टॉपिक हेल्थ हो गया। अब इन्हें हम विस्तार से एक एक चीज़ों को समझते चलते हैं। पहला है एक्सीडेंट। यदि सेफ्टी है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट होगा तभी सेफ्टी अपनाई जाती है। यहाँ तो यही ज़्यादातर नियम चलता है, पहले एक्सीडेंट हो जाए फिर सेफ्टी करेंगे। लेकिन सही बात है कि पहले सेफ्टी रखें, एक्सीडेंट होने ही ना दें। तो एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं की बात किया जाए तो यह एक अनियोजित घटना है। यह एक अनियोजित घटना है जिससे किसी वस्तु पदार्थ, यह एक अनियोजित घटना है जिससे किसी वस्तु पदार्थ या व्यक्ति के क्रिया प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। माने एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जो किसी व्यक्ति के क्रिया प्रतिक्रिया, कोई काम कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण कोई दुर्घटना हो जाती है। तो हम दुर्घटना को कैसे समझेंगे? किसी व्यक्ति के क्रिया प्रतिक्रिया के कारण यदि कोई दुर्घटना होती है और जिसके कारण वह व्यक्ति चोटिल हो जाए, तो ऐसी घटना को क्या कहेंगे? दुर्घटना, एक्सीडेंट। अच्छा, दुर्घटना, चूँकि इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप में दुर्घटना, इलेक्ट्रीशियन के फैक्ट्रियों में दुर्घटना कब होती है? इलेक्ट्रिक के कारण ज़्यादातर चांसेज हैं कि दुर्घटना हो जाए। तो इलेक्ट्रिक को समझते हैं कि कितनी करंट हमारे बॉडी से प्रवाहित हो जाए, कितनी करंट हमारे बॉडी से फ्लो हो जाए तो हमको दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक शॉक का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उससे अधिक हो जाएगा तो दुर्घटना हो सकती है। तो हम बात करें किसी व्यक्ति के विद्युत से दुर्घटना यदि होती है तो व्यक्ति का खुद का शरीर का जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम होता है। इसे 1 किलो ओम भी कहा जाता है। 1000 ओम शरीर का प्रतिरोध है। और दूसरा, यदि वोल्टेज
एक्सीडेंट होने की संभावना वर्कशॉप में हमेशा बनी रहती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहने की जरूरत होती है। एक्सीडेंट क्या है? यह एक ऐसी अनवांछित अनैच्छिक घटना है जो किसी व्यक्ति के क्रिया प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है और जिसके कारण दुर्घटना हो जाती है। अब हम दुर्घटना देखें तो इलेक्ट्रीशियन के वर्कशॉप में दो तरह की दुर्घटना कॉमन है। एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, और दूसरी घटना हो सकती है आग लग जाए। दूसरी घटना जो है आग लग जाए। ये दो घटनाएं कॉमन होती है, एक या तो इलेक्ट्रिक शॉक किसी व्यक्ति को लग जाए अथवा आग लग जाए। फायर का यदि होता है, ये भी आग ज्यादातर विद्युत ताप से ही हो जाता है। विद्युत के स्पार्किंग के कारण भी आग ज्यादातर चांसेस में लगती है। अन्य भी कई कारण है आग लगने के, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक तब तक नहीं लगेगा। एक व्यक्ति अपने आप में 1000 ओम का रजिस्टर होता है, तो 1000 ओम का रजिस्टर यदि व्यक्ति स्वयं में है तो 1000 ओम का यदि व्यक्ति स्वयं में रजिस्टर है तो यदि हम 90 वोल्ट का उसके बॉडी से 90 वोल्ट का करंट फ्लो हो जाए तब तक वो बचा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसको किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगेगा। लेकिन 90 वोल्ट से अधिक हो जाए तब उसको झटका लग सकता है। दूसरा होता है करंट 50 मिली एम्पियर। ध्यान रखिएगा ये मिली एम्पियर है न कि एम्पियर। 50 मिली एम्पियर का झटका भी इससे अधिक हो जाए तभी भी खतरनाक होता है। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि 90 वोल्ट अथवा 50 मिली एम्पियर से अधिक के सप्लाई लाइन पर काम करते समय हमेशा सेफ्टी प्रिकॉशन की जरूरत बनी रहनी चाहिए। दूसरा होता है आग। आग की समस्या कब उत्पन्न होती है? व्यक्ति के स्वयं की गलतियों के कारण, व्यक्ति के स्वयं की गलतियों के कारण अथवा स्पार्किंग, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग के कारण आग की घटनाएं भी होती रहती है। चलिए आग को हम समझ लेते हैं कि आग कितने प्रकार की होती है। वैसे आग 4 क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। 4 टाइप की आग होती है। पहला क्लास ए टाइप फायर। दूसरा क्लास बी टाइप फायर और क्लास सी टाइप और क्लास डी टाइप। क्लास ए टाइप की आग लकड़ी में लग जाए, कागज में लग जाए तो ये इस टाइप की आग को क्लास ए टाइप की आग कहते हैं। इसको ठंडे पानी से बुझाया जा सकता है। क्लास ए टाइप की आग को ठंडे पानी से बुझाया जा सकता है अथवा बालू से ढक करके उसके ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करके बुझाया जा सकता है। हम इन टाइप्स के बारे में समझने से पहले एक चीज और यही समझ लेते हैं कि आग जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है। यदि हम आग की बात करें तो आग जो है 3 कारणों से जलता है। एक तो ऑक्सीजन मिल जाए उसको, और दूसरा हीट मिल जाए, उष्मा मिल जाए, और तीसरा ईंधन मिल जाए, फ्यूल। माने फ्यूल मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, हीट मिल जाए, तब तो आग लग जाएगी। लेकिन इस तीनों में से किसी एक कारण को हटा दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। यदि तीनों में से किसी एक कारण को हटा दें तो आग बुझ जाएगी। हम देख रहे हैं फ्यूल से यदि कनेक्टेड है तो नहीं बुझा सकते, तब ऑक्सीजन सप्लाई बंद करनी होगी। ऑक्सीजन सप्लाई तभी बंद होगी जब उसे पूरी तरह से ढक दिया जाए। लेकिन हर टाइप की आग को हम ढक नहीं सकते, तब हमें ये ध्यान रखना होगा उष्मा बंद कर दिया जाए, माने उसकी गर्मी जो है बंद कर दें। इस बात को हम इस तरह समझने का प्रयास करते हैं
यदि आग लग गई तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें, अथवा फ्यूल को बंद कर दें, ईंधन को, अथवा हीट। इन तीनों में से कोई बंद तभी करेंगे कि वह आग किस प्रकार है, क्या लकड़ी में लगा हुआ आग है, कोयले में लगा हुआ आग है, अथवा कागज में लगा हुआ आग है। तो क्लास ए टाइप की आग जो है लकड़ी में, कपड़े में, कोयले में, इस टाइप के किसी भी मटेरियल में लगता है तो क्लास ए टाइप की आग मानी जाती है। और क्लास ए टाइप की आग लगने का सबसे ज्यादा वर्कशॉप में लगने का सबसे बड़ा कारण होता है वर्कशॉप में काम करने वाले जो ट्रेनी हैं, वर्कर हैं, टेक्नीशियन हैं, ये लोग कभी कभी ठंडी के मौसम में कागज को जला के आग काटने का काम, और उन्हीं की लापरवाही की वजह से घर में आग लग जाती है। दूसरा जो है क्लास बी टाइप की, क्लास बी टाइप की आग जो है मिट्टी के तेल, किसी भी द्रव, जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो क्लास बी टाइप की आग होती है। क्लास बी टाइप की आग यदि मान लीजिए आपके प्रयोगशाला में पेट्रोल रखा हुआ है, डीजल रखा हुआ, मिट्टी का तेल रखा है, इसे विद्युत बोर्डों से, स्विचेस से, जहां पर स्पार्किंग की संभावना है वहां से थोड़े दूरी पर रखने चाहिए, जिससे उनका संपर्क ना हो सके, कि स्पार्किंग हो और तुरंत ही आग पकड़ ले। तो क्लास बी टाइप की आग आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी लिक्विड पदार्थ में यदि आग पकड़ती है तो क्लास बी टाइप की आग। और क्लास सी टाइप की आग एलपीजी सिलेंडर में लगने वाली आग क्लास सी टाइप की आग है। एलपीजी सिलेंडर को समझ रहे होंगे, एलपीजी जो आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें लगने वाली आग एलपीजी, अथवा अन्य किसी गैसी जलने वाली गैस, मेथेन गैसों में लग जाए, वो क्लास सी टाइप की आग। फिर क्लास डी टाइप की आग, क्लास डी टाइप की आग जो है विद्युत स्पार्किंग के कारण आग लग गई, विद्युत बोर्डों में जो है आग जलने लगी, तब वो क्लास डी टाइप की आग है। तो हमें समझना यह होगा कि क्लास डी टाइप की आग को पानी से तो नहीं बुझा सकते, क्लास डी टाइप की आग को भी पानी से नहीं बुझा सकते। क्लास बी टाइप की आग को पानी से बुझाया जा सकता है और नहीं बुझाया। डीजल पेट्रोल को भी पानी से बुझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तब इसे कैसे बुझाएंगे? आप देखे होंगे अपने प्रयोगशालाओं में जगह जगह बाल्टियों में भरा रहता है, उस पर लिखा रहता आग, और लाल बाल्टी का जो कलर होता है लाल होता है, और उसमें समय समय पर उसमें पानी, बालू, ये सारी चीजें भरी रहती हैं। तो क्लास बी टाइप की आग हो गई। क्लास बी टाइप की आग को बुझाने के लिए जल युक्त अग्निशामक यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, अथवा ठंडे पानी से सीधे सीधे भी बुझा सकते हैं। जल युक्त अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करने का सीधा रीजन यह है कि कम पानी में ज्यादा आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन ऐसे बाल्टी पानी डालने में थोड़ा ज्यादा पानी लगेगा। अच्छा, क्लास बी टाइप की आग, क्लास बी टाइप की आग को बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र कौन से होते हैं? अभी सभी यंत्रों के बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लें, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम का मतलब होता है झाग। झाग किसमें उत्पन्न होता है? साबुन में, तेल में, साबुन, तेल और ये सारी चीजों का मिश्रण कर दिया जाए तो झाग उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात उन फायर एग्जॉस्टर में झाग उत्पन्न करने के लिए पानी के साथ साथ साबुन, तेल, इन सब चीजों को भी डाल के रखते हैं, जिससे उसे पटकने के बाद झाग बन सके, और क्रिया करने के बाद झाग और पानी दोनों एक साथ मिक्सचर में फेंके, जिससे डीजल पेट्रोल से लगी हुई आग बुझाया जाता है। अब बात करते हैं क्लास सी टाइप की, जो क्लास सी टाइप की आग एलपीजी को बुझाने के लिए पानी से नहीं बुझा सकते, फोम टाइप से भी नहीं बुझा सकते, लेकिन हम बुझा सकते हैं इसको किससे? इसको हम बुझा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सीजन जहां होता है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड वहां हो जाए तो आग जलने में ऑक्सीजन की सप्लाई कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हुए
हैं कार्बन डाइऑक्साइड फायर एग्जॉस्टर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र। क्लास डी टाइप की आग को पानी से तो नहीं बुझा सकते, कार्बन डाइऑक्साइड से भी थोड़ी मुश्किल रहती है, लेकिन हम इसको बुझाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र और कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप का अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप के अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आग 4 प्रकार की होती है। क्लास ए टाइप में लकड़ी, कागज, कपड़े आदि में लगा हुआ आग क्लास ए टाइप हो गया। क्लास बी टाइप की आग डीजल, पेट्रोल, मिट्टी के तेल में लगा हुआ आग। और क्लास सी टाइप की आग गैस सिलेंडर या किसी जलने वाले गैस में लगा हुआ आग, एलपीजी गैस में जैसे लगा हुआ आग, क्लास सी टाइप की आग। और क्लास डी टाइप की आग विद्युत स्पार्किंग अथवा विद्युत बोर्डों में अथवा स्पार्किंग के कारण या विद्युत के संपर्क के कारण यदि आग लगती है तो वो क्लास डी टाइप की आग होती है। तो हमें आग लगने के बाद सबसे पहले सावधानी ये रखना हो कि आग किस प्रकार है और उसके बाद उसका उपचार भी उसी प्रकार का होना चाहिए, नहीं तो समस्या उत्पन्न हो सकती। तो ये 2 कारण थे इलेक्ट्रिकल लैब प्रयोगशाला में आग लगे एक्सीडेंट। पहला या तो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए और दूसरा अथवा आग लग जाए, एक शॉक लग जाए तो आग लग जाए। और दोनों से बचने का उपाय यही है कि 90 वोल्ट से अधिक की करंट, 90 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज और 50 एम्पियर से अधिक का करंट, मिली एम्पियर का यदि लगता है तब हम इलेक्ट्रिक शॉक के शिकार होते हैं। और इन टाइप में यदि आग लगती है तब हमें दुर्घटना झेलना पड़ सकता है। दुर्घटना के अन्य कारण भी हो सकते हैं। विद्युत प्रयोगशालाओं में लगने वाले शॉक और आग के बाद भी अन्य कई कारण होते हैं दुर्घटनाओं के, जैसे असावधानी, केयरलेसनेस, असावधानी भी एक कारण है। असावधानी, असावधानी को आप समझ रहे होंगे, माने आप सावधान नहीं हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, जूते नहीं पहने हैं, जूते भी रबड़ से होने चाहिए, ऐसे कपड़े जो अर्थिंग ना पास कर पाए, ढीले कपड़े ना हो, टाई बेल्ट ना पहने, टाई ना पहने हो, बेल्ट पहने हो लेकिन टाई ना पहने हो, क्योंकि टोपी ना लगाया हो, टोपी भी ऐसा ना लगाया हो जो जिसमें से कपड़े का छल्ला बाहर निकला हुआ हो, माने इस टाइप का कोई भी कपड़ा ना पहने जिसकी वजह से विद्युत मोटरों में फंस सके अथवा झटके का सामना करना पड़ सके। अब यहाँ एक बात और कहना चाहेंगे, असावधानी माने असावधानी है, तो यदि आप सावधान हो गए और तो हटा दें तो आप इससे बच सकते हैं। दूसरा जो है जल्दबाजी। कुछ बच्चों को हमने देखा है कि बच्चे एडमिशन कराने के बाद बड़ी जल्दबाजी सोचते ये भी देख लें, वो भी देख लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें, इसी में पता चलता है उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। तो जल्दबाजी करना भी दुर्घटना का कारण हो जाता है। इसके बाद जो है अरुचि। एक तो कहा जाता है कि जल्दी का काम शैतान का, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तभी भी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा अरुचि, काम में मन न लगता, मैंने काम में मन नहीं लग रहा हो, करते जा रहे हैं, पता चला कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है। तीसरा जो है बात करते हैं अज्ञान, माने जिस मोटर के, जिस विद्युत बोर्ड के, जिस इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में आपको मालूम नहीं है, अब फिर भी उसको प्रयोग करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। यदि बिना इंस्ट्रक्टर का काम कर रहे हैं तो विद्युत शॉक या आग लगने या अन्य भी कई दुर्घटनाएं हो सकती। इसलिए इसे बिना जानकारी के किसी भी प्रयोगशाला के किसी भी सामान को टच करने का प्रयास नहीं करना। और इसके बाद बात करें उत्सुकता। बहुत लोग उत्सुक ज्यादा रहते हैं। फिर जो है
ये सब हल्का बना के दे देते असुरक्षित औजार, हस्त औजार, माने ऐसा औजार, ऐसा टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बात नहीं करिए, ऐसा टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो टूल्स इंसुलेटेड नहीं है अथवा इंसुलेशन है और कटा हुआ है। तो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो कहीं से उसका इंसुलेशन कटा ना हो। फिर जो है और भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए स्वच्छता नहीं है, आपके वर्कशॉप में स्वच्छता नहीं है, तेल कहीं गिरा हुआ है, मोबिल गिरा हुआ है और आप उस पर चलते हुए पैर फिसल गया तो गिर सकते हैं, इसके कारण अन्य चोटें भी लग सकती हैं। और भी आगे यदि हम देखते हैं तो सुरक्षित पहनावा, असुरक्षित पहनावा, माने सुरक्षित पहनावा पहने रहेंगे, थोड़ा टाइट कपड़े रहने चाहिए और ऐसे कपड़े ना हो जो ढीले ढाले हो, मशीनों में फंस सके, शाफ्ट में फंस सके। अस्वस्थ ना हो, थकान ना हो, काम करते करते थक जाते हैं तो काम रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, लेकिन थकान की अवस्था में काम करने में अरुचि उत्पन्न हो सकती है और जिसके कारण भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लाइट की प्रॉपर व्यवस्था ना हो, प्रकाश की कमी है यदि वर्कशॉप के अंदर, तभी भी दुर्घटना संभावना है। और नशे की आदत, कुछ लोग शराब पीकर अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं जिसकी वजह से भी वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। तो ये 10-12 पॉइंट याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। वो 10-12 पॉइंट कौन कौन होंगे? असावधानी ना हो, अरुचि ना हो, उत्सुकता बहुत ना हो, अज्ञानता ना हो और आग ना लग पाए, आग लगने वाले कारणों को हटा दें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हम कहना ये चाहेंगे कि जो भी चीज़ें दुर्घटना का कारण बनती हैं, यदि कोई चीज़ दुर्घटना का कारण बन रही है तो कारण हटा दीजिए, कारण हटा दीजिए, दुर्घटना नहीं होगी। माने आपके अंदर अरुचि है, काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी काम किए जा रहे हैं तो काम मत करिए, लेकिन नहीं करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। तो कारण हटा दिया जाए तो दुर्घटना नहीं होगी। तब अगला टॉपिक बात करते हैं सुरक्षा। सुरक्षा कोई अनचाही आकस्मिक घटना, कोई अनचाही आकस्मिक घटना जो किसी भी व्यक्ति को उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। सेफ्टी, सेफ्टी क्या है? कोई भी आकस्मिक घटना जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, उससे बचाव, माने दुर्घटना से बचाव ही सुरक्षा है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दुर्घटना से बचाव ही सुरक्षा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब सुरक्षित कैसे रहें? तो वर्कशॉप में या किसी भी फैक्ट्री में जगह जगह बोर्ड लगे होने चाहिए कि सुरक्षा की इसमें क्या उपाय हैं, सुरक्षा किस तरह से करें और किस किस चीज़ की सुरक्षा करें। तो जो हमारे वर्कशॉप में 3 प्रकार की सुरक्षा एकदम अति अनिवार्य है। पहला, स्वयं की सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। दूसरा जो है मशीनों की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा। और तीसरा वर्कशॉप की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा, जो वो दुर्घटना के कारण थे उन कारणों को हटा दीजिए, स्वयं की सुरक्षा हो जाएगी। मशीनों की सुरक्षा, माने मशीनों को काम करने से पहले उसकी साफ सफाई का ध्यान रखें। यदि कहीं
गियर चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है, जैसे मशीनों में कई लेथ मशीन वगैरह भी होती हैं, या गियर चेंज करने का यदि ज़रूरत पड़ रहा है तो उन मशीनों को पहले बंद कर लें, सप्लाई लाइन सही से चेक कर लें कि सही है कि नहीं। इन सब चीज़ों से मशीनों की सुरक्षा हो जाती है। समय समय पर ऑयलिंग करते रहें। वर्कशॉप की सुरक्षा, पूरे वर्कशॉप को सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी भी आप ही की है। माने आप किसी एक दुर्घटना का कारण बनते हैं तो पूरा वर्कशॉप नष्ट हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ों की सुरक्षा का जिम्मेदारी भी आप ही की है। कुछ सुरक्षा उपकरणों के बचाव से ही हमारा भी बचाव हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ सुरक्षा चिन्हों की, सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन क्या है? सेफ्टी साइन 4 प्रकार की होती है। सेफ्टी साइन 4 प्रकार की होती है। पहला प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव साइन। दूसरा होता है मैंडेटरी, मैंडेटरी। और तीसरा होता है वार्निंग, वार्निंग। और चौथा होता है इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल साइन। प्रोहिबिटिव निषेधात्मक, इसका मतलब होता है निषेधात्मक, माने ऐसा काम जिसे न करने की सलाह दी जाती है, ऐसा काम जिसे न करने की सलाह दी जाती है, ऐसे काम को करने से सीधे मना किया जाता है। मैंडेटरी, ऐसा काम जिसे करने के लिए बाध्य किया जाता है, मैंडेटरी है, अनिवार्य। वार्निंग, ऐसा काम जिसको करने की सलाह दी जाती है। और इंफॉर्मेशनल, ऐसा काम जिसकी आपको सूचना दी जाती है। अर्थात हम इससे कह सकते हैं प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव का मतलब होता है हिंदी में निषेधात्मक, निषेधात्मक चिन्ह। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य चिन्ह। और वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। चौथा सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेशनल साइन। इन चारों की भी बात किया जाए तो प्रोहिबिटिव माने जहाँ एकदम मना किया जाए कि इस काम को आपको नहीं ही करना है, तो ऐसे चिन्हों को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? एक वृत्ताकार, इस यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रोहिबिटिव जो साइन चिन्ह होते हैं, निषेधात्मक चिन्हों को लाल आकृति में क्रॉस चिन्ह के साथ, लाल आकृति में क्रॉस चिन्ह के साथ अब ये कैसे बनाए जाते हैं, यहीं से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। प्रोहिबिटिव माने एक वृत्त के आकार में क्रॉस चिन्ह होगा, वृत्त के आकार में क्रॉस चिन्ह होगा, और वो जो वृत्ताकार भाग होगा ये जो वृत्ताकार भाग है, यहाँ ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये एक्चुअल में लाल होता है। ये जितना हिस्सा बना हुआ है ये लाल होता है, और इसका जो बैकग्राउंड है, अंदर का हिस्सा है, वो सफ़ेद होता है, और इसमें जो सिंबल बनाए जाते हैं वो काले होते हैं। तो हम थोड़ा इसको सुधार करने का प्रयास करते हैं कि हम ब्लू कलर का इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं, लेकिन ब्लू कलर नहीं, जो जितना ब्लू कलर का इस्तेमाल किया गया है, ये वाला कलर पूरा जो है रेड होगा, और इसमें बना हुआ जो इसका बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होगा, वाइट होगा, और इस पर बना हुआ जो सिंबल इसके अंदर होगा वो काला होगा। तब हम मान लीजिए कहीं बना हुआ है एक सिगरेट, आप लोग देखे भी होंगे सिगरेट, पीने वाले तो बहुत हैं, और इसमें से मान लीजिए धुआं निकल रहा है, इसका मतलब होता है सिगरेट पीना मना है। यहाँ पे सिगरेट पीना मना है, माने धूम्रपान निषेध, हिंदी में भी लिखा रहता है धूम्रपान, धूम्रपान निषेध।
तो आप समझ गए होंगे, यदि किसी लाल वृत्ताकार परिक्षेत्र में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ब्लैक सिंबल बना हुआ हो तो ऐसा चिन्ह प्रोहिबिटिव साइन होगा। दूसरी बात करते हैं मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्हों की यदि हम बात करें मैंडेटरी साइन की, तो ये भी वृत्ताकार आकृति में ही होते हैं और इसके अंदर जो सिंबल बनते हैं वो व्हाइट आकृति के होते हैं, वो व्हाइट आकृति के होते हैं। तो क्या होगा, वृत्ताकार नीला बैकग्राउंड, और इसके अंदर जो बैकग्राउंड है किस आकार का होगा, नीला होगा। इसके अंदर जो बैकग्राउंड है वो नीला कलर का होगा। चलिए हम नीला करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए पूरा बैकग्राउंड क्या हो गया, नीला हो गया, और जो आकृति होगी सफेद चिन्ह बनाएंगे। माने इसके अंदर जो बनेगा चिन्ह, मान लीजिए हमको टोपी बनाना हो, हम इसी से प्रयास करते हैं। मान लीजिए पूरा नीला बैकग्राउंड है, ठीक है, वृत्त का आकृति है, तब हम क्या इस पे बनाएंगे, ये जो आकृति भी बनी ना ये पूरी नीली ही दिखाई देगी। माने वृत्ताकार भाग का एक टुकड़ा पूरा कटा हुआ मान लीजिए है ऐसे, और इसमें जो आकृति बनेगी वो आकृति जो होगी व्हाइट होगी। अर्थात हम इसी में यदि मान लीजिए एक टोपी बनाने का प्रयास करते हैं ऐसे, और एक व्यक्ति पहना हुआ है ऐसे, पहना हुआ हो, तो ये क्या है, अनिवार्य चिन्ह है। मतलब काम करते समय आप टोपी पहने, हैंड ग्लव्स पहने, जूते पहने, इन सब चीज़ों को पहन के रखते हैं, माने वहाँ पहन जहाँ ये लगा होगा साइन, इसका मतलब वहाँ पहनना अनिवार्य है। तो इसमें प्रश्न किस तरह पूछे जाते हैं, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि जो मैंडेटरी साइन है ये किस प्रकार की आकृति में बनते हैं, तो सफ़ेद होगा। और ये जो मैंडेटरी साइन है वृत्ताकार होता है कि त्रिभुजाकार होता है या चतुर्भुज वर्गाकार होता है, तो आपको ये बताना होगा, अथवा सिंबल दिए होंगे आपको पहचानना। चलिए तीसरा है वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो है ये त्रिभुज के आकार का होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये त्रिभुजाकार होता है और पीला बैकग्राउंड काला चिन्ह होता है। माने इसका जो बैकग्राउंड होगा ये अंदर वाला ये वाला हिस्सा ये पीला होगा और चिन्ह जो है काला होगा, चिन्ह काला होगा। अब जैसे मान लीजिए हम इसमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ऐसा सिंबल यदि बना हुआ है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ऐसे जगह पे खड़े होने से पहले ध्यान रखें कि यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। चौथा है इंफॉर्मेशनल साइन। अब जैसे इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि मान लीजिए कहीं किसी को बुखार आ रहा है, उसी में बुखार आ रहा है, ऐसे दवाएं रखी जाती हैं उसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स में, या किसी का कहीं किसी टूल से कट गया हाथ में कहीं अन्य, तो उसमें बैंडेज रखे रहते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स का एक सिंबल होता है और वो बना होता है वर्गाकार आकृति। वर्गाकार आकृति हरा बैकग्राउंड व सफ़ेद चिन्ह अथवा सफ़ेद बैकग्राउंड पर लाल चिन्ह बना होता है। आप लोग सिनेमा हॉल में गए होंगे, एक एग्जिट का सिंबल बना होता है, देखा होगा। पूरा एग्जिट जो लिखा रहता है वो सफ़ेद में लिखा रहता है और जो पीछे का बैकग्राउंड वो हरा रहता है। देखे हैं कि नहीं? जब देखे हुए हैं तो इसका मतलब इसका बैकग्राउंड पूरा क्या रहेगा, हरे में, और उस पर सफ़ेद में लिखा हुआ रहेगा क्या, एग्जिट, एंट्री। तो इन चारों को फिर से समअप करते हैं क्या, कि जो प्रोहिबिटिव साइन है वो भी वृत्ताकार होती है, मैंडेटरी साइन है वो भी वृत्ताकार होती है, लेकिन वार्निंग साइन त्रिभुजाकार होती है और इंफॉर्मेशनल साइन वो वर्गाकार होती है। और इन चारों में ध्यान हमको बस रखना है कलर का, कि जो इंफॉर्मेशनल साइन होगा उसका बैकग्राउंड
हरा होगा, जो वार्निंग साइन होगी उसका बैकग्राउंड पीला होगा, और जो मैंडेटरी साइन होगा उसका बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड नीला होगा, और जो प्रोहिबिटिव साइन होगा उसका बैकग्राउंड नीला होगा, माने नीला सॉरी लाल होगा। बैकग्राउंड क्या होगा? सफेद होगा। काट दीजिए थोड़े। हाँ, तो बात हो रही थी प्रोहिबिटिव साइन, मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेशनल साइन। ज़्यादा हिंदी के चक्कर में ना पड़े। हिंदी के चूँकि आपके पेपरों में हिंदी में तो आ जाते हैं प्रश्न, लेकिन जो भी टूल्स वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे वर्कशॉप के अंदर वो सब अंग्रेजी में ही लिखे रहते हैं। आप बताइए ना, किसी प्रोडक्ट पर हिंदी में लिखा हुआ मिला? बहुत कम ही प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें हिंदी में लिखा हुआ मिलता है। तो नाम अंग्रेजी में कम से कम याद रखें। चलिए, इसके बाद जब ये सेफ्टी साइन पता चल गया हमको, तो इस पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को थोड़ा पढ़ेंगे, आप कमेंट करेंगे कि क्या है वो प्रश्न, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाए तो हमें पहचानना होगा कि विद्युत का झटका किस तरह का है। विद्युत का झटका किस तरह का, जैसे मान लीजिए किसी को झटका लगा और तुरंत ही बेहोश हो गया, तो विद्युत का झटका यदि लगा है तो बेहोश हो गया, तो हमको ये भी श्योर करना होगा कि उसके आगे जलन हुआ है। सीने पर मान लीजिए जल गया, सीने पर जल गया तो क्या उसको सीने की तरफ तो लेटाएंगे नहीं, उल्टा लेटाना होगा, पीठ के बल लेटाना होगा। तो कृत्रिम श्वास देने के लिए 4 विधियां अपनाई जाती हैं, जो आपके सिलेबस में भी है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, कृत्रिम श्वास विधि। पहला सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि की कब अपनाते हैं? जब सीने की ओर छाले पड़े हुए हैं। और ये कृत्रिम श्वास देने की विधियां कब कैसे है? मान लीजिए किसी को झटका लग गया और सीने की तरफ छाले पड़ गए, तब उसे पीठ के बल लेटा देते हैं। लेटने के बाद एक व्यक्ति जो है उसके सर के तरफ बैठ जाता है, और सर के तरफ बैठने के बाद उसके हाथों को ऊपर और नीचे करता है, और उसके पीठ के पास पतला तकिया लगाकर उसे लेटा दिया जाता है। तो ये सिल्वेस्टर विधि हो गई। दूसरा है सैफर विधि। दूसरा सैफर विधि। तो सैफर विधि कब होती है, कब पे अपनाई जाती है? जब उसके पीठ पे छाले पड़ गए, बिजली का झटका तो लगा ही और सांस नहीं ले पा रहा है, सांसें चलना बंद हो गई हैं, तो उसके पीठ पे यदि छाले पड़ गए हैं तब क्या अपनाएंगे? सैफर विधि। तो इन दोनों में अंतर बस इतना ही है कि एक में सीने पर छाले पड़े हुए हैं तब हम सिल्वेस्टर विधि अपनाते हैं, और एक यदि उसके पीठ पर छाले पड़े हैं, माने पश्च भाग पीछे वाले भाग पर कई छाले पड़े हैं, चोट लगे हुए हैं, तो सैफर विधि अपनाते हैं। और दोनों में ही सांस सीने को दबाने का प्रयास किया जाता है। इसमें भी तकिया लगाते हैं सीने पर, पतला तकिया। और तीसरा है मुंह से मुंह में हवा भरना। यदि इन दोनों विधियों से भी सांस उसका नहीं आ पा रहा है, तब हम क्या करेंगे? मुंह से मुंह में सांस भरने का प्रयास करेंगे। तो तीसरी विधि है मुंह से मुंह में सांस भरना, माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह में सांस भरना। सांस भरना, मुंह से मुंह में सांस भरना माने जो भी इंजर्ड हुआ है उसको लेटा दें और उसके मुंह के ऊपर एक पतला कपड़ा रखें, सूती कपड़ा, और रखने के बाद उसके मुंह में सीधा जो है फूंकने का प्रयास करें,
और ये विधियाँ, ये तीनों की तीनों विधियाँ 12 से 15 बार कम से कम करना चाहिए। 12 से 15 बार मुंह में फूकिए और फिर सांस में हवा निकलने दीजिए, फिर फूकिए। इस तरह से 12 से 15 बार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी महिला मित्र को विद्युत का झटका लग जाता है, किसी महिला को लग जाता है, तो ऐसे में ज़्यादातर संभावना है कि मुंह से मुंह में सांस भरना ठीक ना हो, तो ऐसी स्थिति में एक और विधि अपनाई जाती है, कृत्रिम श्वास यंत्र। कृत्रिम श्वास यंत्र, इसका प्रयोग किया जाता है। एक जो हवा भरने वाला पाइप होता है ना, हवा भरने वाला जो पाइप होता है, उसी तरह का ये भी आकृति का होता है। इसमें सीधे जो है मुंह में लगा के और रबड़ के वाल्व लगे होते हैं और पंप चलाया जाता है। ये करीब करीब 15 से 20 बार किया जा सकता है और जिससे वो सांस आने की संभावना बन जाती है। अब हम इस चैप्टर को सम अप करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि व्यक्ति यदि बाय द वे किसी को झटका लग गया है, तो झटका लगने के तुरंत बाद उसे प्राथमिक उपचार तब तक करते रहें, प्राथमिक उपचार तब तक करते रहें जब तक कि अस्पताल का डॉक्टर जो है, डॉक्टर ये ना उसे मृत्यु ना घोषित कर दे। माने ऐसा ना हो कि आप जो है प्राथमिक उपचार नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति मर गया है, तो उसका उपचार तब तक करें जब तक जो है डॉक्टर आके ना कर। उसके बाद जो है इसे यदि ऐसे से होश आ जाता है तो अस्पताल लेके जाएं, अन्यथा डॉक्टर को बुलाएं। इस चैप्टर में इतना ही। धन्यवाद।